Good morning students. Today in this video we will start our fourth chapter linear differential equations with constant coefficients from the book Ordinary Differential Equations of Jeevan Sir's publications. First of all, I will start with the definition of linear differential equation with constant coefficients. यहाँ हम डेफिनेशन में तीन वर्ड्स यूज कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन आप फर्स्ट चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। एडिशनल जो यहाँ वर्ड यूज हो रहा है वो है लीनियर और कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। लीनियर और कांस्टेंट कोफिशिएंट वर्ड जब एक डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ अटैच कर दिए जाते हैं तो उसका मीनिंग क्या है वो अब हम समझते हैं। ये एक ऐसी इक्वेशन है इन विच the dependent variable and its derivative occur only in the first degree। आपने जब सिंपल लीनियर इक्वेशन पढ़ा था कि आपको याद होगा हम कहते थे कि ax प्लस बी, जब आप एल्जेब्राइक इक्वेशन पढ़ते थे ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या थी, 1। अब सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब कहलाएगी कि जब उस इक्वेशन का डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव हर जगह फर्स्ट डिग्री में हो। मतलब क्या है कि कहीं भी डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई पावर नहीं होनी चाहिए, कहीं भी किसी डेरिवेटिव की कोई पावर नहीं होनी चाहिए, दो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो x इंटू वाई अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो यहाँ पर इसकी टोटल डिग्री कितनी हो जाती है, 2। तो अगर कोई डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में हो या दो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में हो तो उनकी डिग्री 1 से ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि हर टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स की डिग्री होनी क्या चाहिए, सिर्फ 1। नेक्स्ट कंडीशन है कि वो कांस्टेंट कोफिशिएंट कब कहलाएगी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव के मल्टीप्लाई में जो भी लिखा जाएगा वो ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट। ये डेफिनेशन आपको लर्न भी करनी है। इसकी टाइप देख रहे हैं, देखिए हमने क्या लिखा, ये हम nth डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब हमेशा याद रखना, चाहे हम कांस्टेंट कोफिशिएंट की बात करें चाहे लीनियरिटी की बात करें, हम सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में। जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि यहाँ पर क्या है, x, स्मॉल x, उस पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, यानी कि उसके कोफिशिएंट कांस्टेंट हो ना हो, उसकी पावर चाहे कितनी भी हो, उससे कोई इसमें रूल नहीं है। तो ध्यान से देखिए, ये nth डेरिवेटिव, ये -1, n-2 सोन चलते जा रहे हैं, और ये y की पावर 1 है, हर डेरिवेटिव की पावर 1 है। कोई दो डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, y किसी डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इनके मल्टीप्लाई में जो p0, p1, p2 और pn है, ये आपके pn एंड x आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, तो उसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर कहते हैं। अगर ये p0 से लेकर pn तक सभी क्या हो जाए, कांस्टेंट, तो हम इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट सिर्फ किसके देखने हैं, डेरिवेटिव के और वेरिएबल y यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल के। और ऑर्डर कैसे है, हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा ही है कि पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है वही इक्वेशन का क्या कहलाता है, ऑर्डर। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी डिफरेंशियल ऑपरेटर d, कि आपका जो ये पार्ट d बाय dx है, हम बार बार इसे क्वेश्चन में लिखने से बचने के लिए इसके लिए एक सिंपल सी नोटेशन क्या यूज करेंगे, कैपिटल D। तो कैपिटल D का मतलब क्या है, जिसके साथ भी D लग गया उसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव। तो d स्क्वायर क्या हो जाएगा, d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर, d3 यानी कि आपका थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अगर मैं इस इक्वेशन को नोटेशन फॉर्म में लिखूं तो देखिए यहाँ पे जो dn बाय dxn है उसको मैंने लिख दिया d की पावर n, जो इसके मल्टीप्लाई का y था वो मैंने यहाँ पर कॉमन रखा हुआ है। फिर नेक्स्ट आपका p1, ये क्या बन जाएगा, d की पावर n-1 इंटू वाई,
एंड सो ऑन मैंने इस फॉर्म में, यानी कि अब जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे हम इक्वेशन को इस सिंपल फॉर्म में लिखकर सॉल्व करना पसंद करेंगे, बार बार इन डेरिवेटिव्स लिखने की बजाय। लेकिन अगर आप ये डेरिवेटिव्स भी लिखते हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, सिंपल हम अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए नोटेशन चेंज कर रहे हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब क्या कह रहा है, अगर y इज इक्वल टू y1 y2 yn, हमने क्या ले लिए, n सॉल्यूशन लिए हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इक्वेशन ये है आपकी, इसका ऑर्डर कितना है, n। आपने फर्स्ट चैप्टर में सॉल्यूशंस की डेफिनेशन पढ़ी है, वहां आपने पढ़ा था कि जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, ऑर्डर के, सॉरी मैं यहाँ पे 1 लिखा ही रह गया था, ऑर्डर n है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जितने n सॉल्यूशन थे ना, उस हर सॉल्यूशन को C1 C2 C3 Cn से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो ये क्या कह रहा है, जो नया सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि इसमें n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं जो कि आपके ऑर्डर के इक्वल हैं, तो ये आपका जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाएगा। इसके सॉल्यूशन के बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा नया जो टर्म आ रही है नेक्स्ट, वो है आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। आपको करना क्या है, इस एक्सरसाइज में आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस स्टडी करनी है इस फॉर्म में। क्या है ये फॉर्म, देखिए हर कोफिशिएंट कांस्टेंट है, किसी भी डेरिवेटिव की कोई पावर नहीं है, y किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अब d की पावर n इंटू वाई को ये मत समझना कि nth डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मीनिंग है dny बाय dy की पावर n। ठीक है, तो ये लीनियर भी है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स भी है। और आप ध्यान से यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है कि फर्स्ट एक्सरसाइज में आप जितने भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, अब मैं एक बार पीछे से बैक आके आपको फिर से शो कर देती हूँ कि जनरल फॉर्म में यहाँ आपका x था। अब मैं इस x का स्पेशल केस इक्वल टू 0 वाला पार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज में स्टडी कर रही हूँ। जब ये नॉन जीरो पार्ट होगा वो हम अपनी सेकेंड एक्सरसाइज से ऑनवर्ड स्टडी करेंगे। तो अभी क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू जीरो द सिंबॉलिक इक्वेशन ऑफ y इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन प्रोवाइडेड d इज टेकन एज एन अलजेब्राइक क्वांटिटी। कि आपने हर क्वेश्चन में जैसे ही आपको ऐसी गिवन इक्वेशन होगी उससे आपको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। वो कैसे आएगी आपकी, जो आपके सिंबॉलिक कोफिशिएंट है y का, ये वाला पार्ट जो है, इसको आप क्या पुट करोगे, इक्वल टू 0, और इसे क्या मान लोगे कि d एक अलजेब्राइक क्वांटिटी है और उसको सिंपल एक अलजेब्राइक इक्वेशन आप कंसीडर करेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि आपको इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। ये आपकी नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म है, इरेज कर लेते हैं लो इसे दोबारा से। ये आपकी नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। आपको फाइंड आउट करनी है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो नॉर्मली ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस में तो ये ऐसे नोटेशन यूज कर रहा है, क्या कर रहा है जरा ध्यान से कंपेयर करना। जहां जहां देखिए इस ब्रैकेट वाले पार्ट में y का जो कोफिशिएंट वाला पार्ट था, जहां जहां d था एक्चुअल में वो m से रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर ये a की पावर n नहीं, ये बेस में ही n है, ठीक है। तो ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। लेकिन हम इन प्रैक्टिस वी डू नॉट रिप्लेस d by m to form the auxiliary equation. The equation in D may be regarded as auxiliary equation, which is obtained by equating to 0 the symbolic coefficient of y in equation 1. कि आपने सिंपल क्या करना है, जो भी आपका ये y का कोफिशिएंट d की फॉर्म में आ रहा है, आप सीधा इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे और आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी। अब हम आ जाते हैं कि आपने कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं अपनी इस जनरल इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो सबसे पहला काम तो आपने इस सिंबॉलिक इक्वेशन को इक्वल टू 0 रखना है। यहाँ इसने m की फॉर्म में उसे रखा हुआ है 0,
लेकिन जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे आप डायरेक्ट उसे डी ही पुट करके सॉल्व करेंगे, एम यूज नहीं करेंगे। आपके पास जैसे ये इक्वेशन डी की फॉर्म में आए चाहे एम की फॉर्म में आए, आपने इसे क्या मान लेना है, एक एल्जेब्राइक इक्वेशन। एल्जेब्राइक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन की बहुत सारी टेक्निक्स आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एल्जेब्रा के पेपर में स्टडी की है। ये भी आपने पढ़ा है कि अगर किसी एल्जेब्राइक इक्वेशन की डिग्री n है तो उसके रूट्स कितने होते हैं, n। आपने क्या करना है, सारे रूट्स निकालने हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है कंप्लीट सॉल्यूशन। सबसे पहला केस कि सारे के सारे रूट्स क्या हैं, रियल नंबर भी हैं और डिफरेंट भी हैं। किसी रूट को पहले लिखो, किसी रूट को बाद में लिखो, ऑर्डर से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिख रहे हैं, c1 e की पावर में पहला रूट इंटू एक्स प्लस c2 e की पावर में दूसरा रूट इंटू एक्स प्लस एंड सो ऑन लास्ट तक लिख। अगर आपके दो रूट तो इक्वल हो जाए रियल के केस में ही और बाकी सारे क्या हो डिफरेंट, तो उन दो रूट्स के कॉरस्पॉन्डिंग सेम सॉल्यूशन लिखा जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, m1 m2 सेम थे तो मैंने c1 की जगह क्या लिखा है, c1 प्लस c2x और मल्टीप्लाई में वही e की m1x। अब m3 ऑनवर्ड्स सारे क्या है, डिफरेंट है, तो c2 तो यहाँ तक आ चुका, c3 e की m3x, c4 e की m4x, cn e की mnx। अब अगर ऐसे ही मैं आपको कहूँ कि 3 इक्वल रूट्स का केस डिस्कस कीजिए कि तीनों रूट्स रियल हैं और सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 है ना, तो 3 टर्म आएंगी, तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर और e की पावर में m1x और बाकी सारे रूट्स ऐसे। अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं कि रूट्स रियल नहीं कैसे हैं आपके, इमेजनरी। इमेजनरी रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में। और आपको पता है, आपने अलजेब्रा के पेपर में भी स्टडी किया है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स कंजुगेट पेयर में अक्कर करते हैं कि अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा रूट है तो माइनस भी उसका रूट। तो आपने देखो क्या करना है, अल्फा उसका क्या है, रियल पार्ट, और बीटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो आपने देखो e की पावर अल्फा एक्स रियल पार्ट तो लिख दिया, फिर c1 cos बीटा मतलब कि इमेजिनरी पार्ट इंटू एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। ये फार्मूला ही हम यूज करेंगे, चाहो तो आप इनमें से भी किसी को यूज कर सकते हो, लेकिन बेटर ये है कि आप एक ही फार्मूला याद रखो। नेक्स्ट कि अब कॉम्प्लेक्स रूट्स भी पेयर में आ गए, तो पेयर में आ गए तो आपने क्या करना है, देखो e की अल्फा एक्स एज इट इज, cos बीटा एक्स एज इट इज, साइन बीटा एक्स एज इट इज। बस c1 को रिप्लेस कर दिया c1 प्लस c2x से, c2 को रिप्लेस कर दिया c3 प्लस c4x से, बिल्कुल ऐसे ही जहां भी ऐसे किया। अब हम अपने इस मेथड पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 से। आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1 कि अगर इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं है तो उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। तो क्या तरीका था उसे लिखने का, डी बाई डी एक्स की जगह क्या लिखूं मैं, कैपिटल डी, फिर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर, यानी कि जितनी डेरिवेटिव की पावर है डी की वही पावर लिख दो। तो ये हो गया 2 इंटू डी थ्री, 7 इंटू डी स्क्वायर, 7 इंटू डी माइनस 2 और वाई क्या रख लिया। अब आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में जो भी y का कोफिशिएंट है उसे मैं क्या पुट कर दूं, इक्वल टू। अब इस इक्वेशन के आपको करने हैं फैक्टराइजेशन। ये पॉइंट मैं स्पेशल नोटेड लिख रही हूँ इसीलिए कि आपने नोट करना है कि आपकी बुक में हमेशा आपको हर क्वेश्चन में डायरेक्ट फैक्टर ही नजर आएंगे, लेकिन आपको ऐसे डायरेक्ट फैक्टर्स नहीं लिखने हैं। आप अपने अलजेब्रा की बुक में जो जो टेक्निक्स यूज करते थे, इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, एक्चुअल में आप एक रूट बाय हिडन ट्रायल निकालोगे। तो d इज इक्वल टू 1 आपने जैसे ही पुट करा आपका आ गया 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करनी है। ये वाला काम आप पिछले सेमेस्टर में बहुत डिटेल में कर चुके हो, तो मैं डिटेल में यहाँ कुछ नहीं डिस्कस करूंगी। सिंथेटिक डिवीजन से इस इक्वेशन को डिवाइड करके क्वाड्रेटिक बनाओगे और फिर उसके फैक्टर बनाओगे।
तो मैं तो अब डायरेक्ट इसी पे आ हूँ कि डी की वैल्यू आ गई 1 2 और 1/2। तीनों रूट रियल है और डिफरेंट है। अब किसी को पहले लिखो किसी को बाद में लिखो, उस ऑर्डरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस क्या करना है, c1 e की पावर में पहला रूट 1 इंटू एक्स, c2 e की पावर में दूसरा रूट 2 इंटू एक्स, c3 e की पावर में x इंटू 1/2। ये आपका आंसर। ठीक है, बस यहाँ क्या कर रहे हैं, हम ध्यान रख रहे हैं कि राइट साइड में 0 है। अभी हम वो वाला केस डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाओ। सबसे पहला स्टेप, इक्वेशन को क्या करोगे, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे। तो इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, d4 d क्यूब माइनस 9d स्क्वायर माइनस 11d माइनस 4 और पूरे में से y कॉमन है। तो ये जो कोफिशिएंट पार्ट है ये आपकी क्या बन गई, ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी इक्वेशन है डिग्री 4 की, जिसे डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करने का कोई मेथड नहीं है। नॉर्मली हर क्वेश्चंस में जब भी आप ट्राई करोगे ना 1 माइनस 1 और किसी किसी क्वेश्चन में 2 माइनस 2 तक जा रहा है, नहीं तो इन चारों में से कोई ना कोई एक रूट बाय हिडन ट्रायल आपका जरूर सेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, माइनस वन जो है वो आपका 2 टाइम्स क्या आएगा, हिडन ट्रायल से रूट आएगा। पहले एक -1 से डिवाइड करोगे, क्यूबिक बनेगी, फिर उसे -1 से डिवाइड करेंगे, फिर आपकी क्वाड्रेटिक आएगी, फिर आप उसके फैक्टर बनाओगे। ये फैक्टराइजेशन करने का काम आप खुद स्टडी करेंगे। 4 रूट्स आ गए, 3 रूट सेम है और एक रूट है डिफरेंट। अब 3 के केस में मैंने क्या कहा था, 3 टर्म लिखनी है, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर और e की पावर में रूट इंटू एक्स। अब c3 तक आ चुका तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी c4 e की पावर 4x। आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है, अब ये आपको सिंबॉलिक फॉर्म में ही गिवन है तो आपने डायरेक्ट आपका सेकंड स्टेप से स्टार्ट करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई ये आपकी। अब ये जो इस टाइप की इक्वेशंस हैं, आपको याद होगा जब भी इक्वेशन में डी स्क्वायर वाई स्क्वायर या वाई की 4 टाइप की टर्म हो तो आप इसको यूं समझ लो कि मैंने डी स्क्वायर को टी मान लिया। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है। छोटी क्लासेस में भी जब आप फैक्टराइजेशन सीखते हैं वहीं आपने इसके फैक्टर बनाने सीखे हुए हैं कि t प्लस 3 और t प्लस 2 इस इक्वेशन के आपके 2 फैक्टर्स बन जाए। ठीक है, फिर t की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी, वो क्या आ गए, डी स्क्वायर प्लस 3 और डी स्क्वायर प्लस 2। डी स्क्वायर प्लस 3 को जैसे ही 0 करेंगे t की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आयोटा रूट 3। डी स्क्वायर प्लस 2 को मैं जैसे ही 0 पुट करूंगी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा रूट। तो अब आपने देखा कि आपके दोनों ही रूट्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्स है और कोई भी रूट रिपीट नहीं कर रहा। तो पहले मैं जो आंसर लिख रही हूँ वो इसके लिए, इसका रियल पार्ट क्या है, 0, e की पावर 0x लिखने की जरूरत नहीं। कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है, अंडर रूट 3। तो देखो मैंने लिखा c1 cos बीटा x, बीटा की वैल्यू रूट 3, c2 sin बीटा x, बीटा की वैल्यू रूट 3। अब हम इस पे आ जाते हैं, तो इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट तो है रूट 2 और दोनों का ही रियल पार्ट क्या है, 0, तो वो तो लिखा ही नहीं। c2 तक आ चुका तो c1 3 cos अंडर रूट 2x, c4 sin अंडर रूट 2। थैंक यू।